जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। मुंबई हमले के गुनहगार दहशतगर्द हाफिज सईद को पाकिस्तान में 5.25 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हाफिज सईद पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हाफिज सईद को यह सजा लाहौर के एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सुनाई है। हाफिज को दी गई यह सजा गुजरांवाला और लाहौर टेरर फंडिंग से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि अदालत ने 6 फरवरी को फैसला महफूज रख लिया था। सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं। इससे पहले कोर्ट ने मंगल को हाफिज सईद की वो अर्जी कबूल कर ली थी जिसमें 6 मामलों की एक साथ सुनवाई करने और फैसला सुनाने की मांग की गई थी। एनआईए ने पुलवामा हमले के सरगना के 4 मददगारों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। जैश ए मोहम्मद के 4 मेंबरान के खिलाफ ये चार्जशीट मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रचने से जुड़े मामले में दायर की गई है। जेईएम के 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट आईपीसी की दफा 120B और 121A के तहत, साथ ही गैर कानूनी सरगर्मी रोकथाम कानून और धमाका खेज अशिया कानून के प्रोविजंस के तहत दायर की गई थी। एनआईए ने पिछले साल सितंबर में भी एक चार्जशीट दायर की थी। इसमें दावा किया गया था कि पुलवामा हमले के सरगना मुदस्सर अहमद खान का करीबी हामी और जेईएम मेंबर सज्जाद अहमद खान मुल्क भर में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश रच रहा है। एजेंसी ने आखिरी रिपोर्ट में कहा कि मुदस्सर इस साजिश का सरगना था, लेकिन मार्च 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मुठभेड़ में उसके मारे जाने के बाद उस पर लगे इल्जाम हटा लिए गए थे। जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद दूसरी बार गैर मुल्की सफीरों का एक डेलीगेशन आज श्रीनगर पहुंच चुका है। इस डेलीगेशन में फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और अफगानिस्तान समेत 25 मुल्कों के सफीर शामिल हैं। 25 गैर मुल्की डेलीगेशन के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले वहां पर हिफाजती बंदोबस्त सख्त कर दिए गए थे। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में गैर मुल्की सफीरों का जम्मू कश्मीर का यह दूसरा दौरा है। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद गैर मुल्की सफीरों का डेलीगेशन वादी में जमीनी हालात का जायजा लेने श्रीनगर पहुंचा। इसमें अलग अलग मुल्कों के 25 सफीर शामिल हैं। ये ग्रुप सुबह 11 बजे श्रीनगर पहुंचा। इसके बाद इस ग्रुप ने पहले डल झील में शिकारा से सैर की और इसके बाद यहां से ग्रुप में शामिल मेंबर बारामूला पहुंचे, जहां वो मकामी लोगों और तंजीम से मुलाकात कर जमीनी हकीकत टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से लौटकर श्रीनगर में सिविल सोसाइटी, कारोबारियों समेत दीगर मकामी डेलीगेशंस के साथ मुलाकात कर रहे हैं। इस बातचीत के दौरान वो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पैदा हुए हालात की जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सफीरों के ग्रुप में यूरोपीय यूनियन और खलीज के सफीर शामिल हैं। हिंदुस्तान में अमेरिका के सफीर कीनेथ आई जस्टर समेत 15 सफीरों के एक दल ने 9 और 10 जनवरी को जम्मू और श्रीनगर का 2 रोजा दौरा किया था। इससे पहले दिसंबर में यूरोपीय यूनियन के एमपीज ने भी वादी का दौरा करके यहाँ के हालात जाने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। श्रीनगर में जनता दल यूनाइटेड के रियासती सदर जीएम शाहीन ने आज ईयू डेलीगेशन के साथ मुलाकात की। उन्होंने डेलीगेशन को जम्मू के मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ कराया। इसके बाद जीएम शाहीन ने जी सलाम को जानकारी दी कि उन्होंने डेलीगेशन को कश्मीर के हालात से वाकिफ कराया है। लोग गए उनसे मिलने के लिए। हमारी एक ही मुद्दा है कि चीज़ें अच्छी है जम्मू कश्मीर में, और जो इल्ज़ामात बाहर लगते हैं देश के ऊपर कि यहाँ पर मारदाड़ हो रही है या हम बाकी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं बाय एनी मीन्स। हमारा हाईवे पिछले 20 सालों से नहीं सुधर रहा, और इस टाइम क्योंकि फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैटर को क्योंकि हाथ में लिया है और इस बार फंड्स भी काफ़ी सारे अवेलेबल रखे हैं, और ख़ासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ वर्किंग ऑन इट, काम अच्छे हो रहे हैं। तो ये जो मैसेज यहाँ से हम चाहते हैं कि पीस की मैसेज, अमन की मैसेज बाहर भी चले जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी, जैसे जो एम्बेसडर्स हैं उनको भी पता चले कि यहाँ के लोग जो है अमन परस्त है और हम लोग खुश हैं, वी आर हैप्पी। फौज की इंजीनियर रेजिमेंट ने पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के बालाकोट और मेंढर सेक्टर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े रिहायशी इलाकों में जिंदा पड़े 120 mm के 4 पाकिस्तानी मोर्टारों को नाकारा बना दिया। वाज़ेह है कि इन मोर्टारों को 2 दिन पहले पाकिस्तानी फौज की तरफ से दागा गया था। इन मोर्टारों को बेअसर बनाने में इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिंदा पकड़े इन पाकिस्तानी मोर्टारों में धमाका होने के खदशे के सबब इलाके के लोगों में खौफ का माहौल था और वह आसपास से गुजरने से परहेज कर रहे थे। मौसूला इत्तला के मुताबिक
जिले के बालाकोट और मेंढर में तैनात फौज को गांव के लोगों ने बताया था कि गांव में पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान अलग अलग मकामात पर 4 120 mm के मोर्टार पड़े हैं, जो कि उस वक्त फटे नहीं थे और जिंदा बच गए थे। उनको नाकारा बनाया गया जाए और इस फौज ने राजौरी में वाक़ फौज की इंजीनियर रेजिमेंट से राब्ता किया, जिसको आज सुबह राजौरी से इंजीनियर रेजिमेंट के जवान और एक अफसरान ने बालाकोट मेंढर पहुंचकर जिंदा मोर्टारों को बस्ती से दूर ले जाकर विस्फोट करके उन्हें नाकारा बना दिया। गौरतलब है कि इससे पहले एलओसी के आसपास के इलाकों में जिंदा पड़े हुए पाकिस्तानी मोर्टार से छेड़छाड़ करने पर हुए धमाकों से कई बच्चे अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। ऐसे में अब फौज जिंदा पाकिस्तानी मोर्टारों का पता चलने के फौरन बाद कार्रवाई करके उन्हें नाकारा बनाकर लोगों को राहत पहुंचाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी मोर्टार हैं जो कि कई बार ये फटते नहीं हैं और ये जिंदा रह जाते हैं। उसके बाद जब कोई बच्चा या कोई किसी गांव के शख्स का इस पर पांव पड़ता है या कोई इसे उठाने की कोशिश करता है तो ये फट जाते हैं और उस वक्त बड़ा नुकसान होता है। तो इनको ख़त्म करने की पहल ये की गई है और इन्हें खासतौर से मौसूला जो इत्तला है उसके मुताबिक बालाकोट और मेंढर में तैनात फौज को गांव के लोगों ने बताया था कि गांव में पाकिस्तानी गोलाबारी के दौरान अलग अलग मकामात पर 4 120 mm के मोर्टार पड़े हैं, जो कि उस वक्त फटे नहीं थे और जिंदा बच गए थे। उनको नाकारा बनाया जाए, इस पर फौज ने राजौरी में वाक़े इंजीनियर रेजिमेंट से राब्ता किया। इसको आज सुबह राजौरी से इंजीनियर रेजिमेंट के जवान और एक अफसरान ने बालाकोट मेंढर पहुंचकर जिंदा मोर्टारों को बस्ती से दूर ले जाकर के उनको विस्फोट किया, धमाका किया और उन्हें नाकारा बना दिया। गौरतलब है कि इससे पहले एलओसी के आसपास के इलाकों में जिंदा पड़े पाकिस्तानी मोर्टारों से छेड़छाड़ करने पर हुए धमाकों से कई बच्चे अपने हाथ पांव गंवा चुके हैं। ऐसे में अब फौज जिंदा पाकिस्तानी मोर्टारों का पता चलने के फौरन बाद कार्रवाई करके उन्हें नाकारा बनाकर लोगों को राहत पहुंचाती है। तो पाकिस्तान पूरी कोशिश में रहता है साल भर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करने की, गोलाबारी करने की। इन हालात में कहीं ना कहीं इस तरह के हालात गांवों के इलाकों में बन जाते हैं, जहां पर पाकिस्तानी फौज की इस हरकत का खामियाजा गांव के लोगों को भुगतना पड़ता है। रमेश बाली से मजीद इत्तलात फराम करेंगे इस खबर पर। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए। जी रमेश, मोर्टारों को नाकारा बनाया गया है और ये बहुत ख़तरनाक काम भी होता है और बड़ा जानलेवा ये काम भी है, और अगर ये रह जाए तो कई लोगों की जान ले सकते हैं। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि जब भी पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा शेलिंग होती है तो इस तरीके का मोर्टार जो जिंदा जो गांव के बीच में रहते हैं तो एक बड़े हादसे को दावत देते रहते हैं और कई बार वो ब्लास्ट भी हुए हैं जिससे कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। आज सुबह भी पाकिस्तान की तरफ से जो पिछले 2 दिनों में लगातार गोलाबारी की गई थी उससे जो बालाकोट सेक्टर में काफी जो जिंदा मोर्टार पड़े थे। और आपको बता दें कि ये जो उन्होंने ब्लास्ट किए ये 120 मोर्टार थे, जो काफी बड़ा मोर्टार होता है और जिससे काफी नुकसान होने का खतरा भी रहता है। और आज सेना के जवानों ने तकरीबन 4 से 5 जो मोर्टार हैं उनको जो डिफ्यूज किया है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो मोर्टार होते हैं, ये जो गोले होते हैं, ये क्या बरसों इसी हालत में रह सकते हैं अगर इन पर कोई ध्यान न दे? तो क्या ये इसी तरह से रहते हैं और जब कभी कोई इनसे राब्ते में आता है तो फिर इनमें धमाका होता है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जब भी जो मोर्टार शेलिंग होती है जो बम नहीं फटता है तो वो वहीं पे पड़ा रहता है। या तो कई बार क्या होता है कि अगर जमीन नरम हो तो जमीन के अंदर चला जाता है, तो जब किसान उसमें काम करते हैं तो वो वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। तो नहीं तो ये पहाड़ी एरिया है तो किसी के खेत में या ऐसे जो जंगल में जो पड़े रहते हैं, जब भी कोई किसान या कुछ लोग वहां से गुजरते हैं या अपने जानवर लेके उनको चराने के लिए वहां पे जाते हैं तो इस तरीके से ब्लास्ट हो जाते हैं, तो हादसा हो जाते हैं। तो जब ब्लास्ट होते हैं तो गाँव वाले मैक्सिमम देख लेते हैं कहाँ पे क्या है और जो इनको पता चलता है तो वो पूरी तौर पर जो पास में सेना की यूनिट होती है या पुलिस होती है उनको इत्तला करते हैं। तो उसके बाद सेना के जो स्पेशल रेजिमेंट है जो इनको देखती है वो आके इनको ब्लास्ट करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए रमेश बाली।
जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने मंगल को माली शराकतदारी मुहिम की शुरुआत की, जिसमें सभी बैंक में बैंकिंग खदमात को बढ़ाने पर खास तवज्जो दी गई। रुपए कार्ड के साथ ही PMJDY के तहत बैंक खातों को खोलने, PMSBY और PMJJBY के तहत इंदिराजात मुद्रा योजना के लिए आउटरीच इसमें शामिल है। सभी मुस्तफिजीन को KCC जारी करने के अलावा हाउसिंग लोन, दीगर रिटेल लोन वगैरह। इस मौके पर LG के सलाहकार राजीव राव भट्टागर ने भी शिरकत की और इनके अलावा BVR सुब्रमण्यम, चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, मालियाती कमिश्नर डॉक्टर पवन कोतवाल, सरकार के चीफ सेक्रेटरी, रेवेन्यू महकमे और दीगर मुताल्लिका महकमे और अफसरान के साथ कसीर तादाद में लोग शामिल रहे। इस मौके पर अपने खिताब में LG ने कहा कि माली शराकतदारी को बढ़ावा देने का मतलब है ऐसी कार्रवाइयां करना जिसके नतीजे में बाज़ाब्ता मालियाती शोबे की पेशकश की जाने वाली खिदमात तक लोगों को रसाई हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों की माली सरगर्मियों को मालियाती निज़ाम में शामिल करने को बढ़ावा देने के इशू पर गहरे नताइज हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बालिगों के लिए बैंक खाते खोलना, रुपए कार्ड की तशहीर, वज़ीर आज़म सुरक्षा बीमा योजना के तहत इंदराज, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मुद्रा योजना, रिहाइश और दीगर रिटेल कर्जों के लिए आउटरीच, जम्मू कश्मीर में SHG वगैरह शामिल है। तकरीबन 700 सालों के बाद कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी कोटा रानी की याद किया जा रहा है। कोटा रानी को तारीख ने तकरीबन भुला ही दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लोगों को एक बार फिर से कोटा रानी के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी जगा दी है। ये रिपोर्ट देखिए। तकरीबन 7 सदी गुजरने के बाद कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी मलका कोटा फिर से चर्चा में है। तारीख ने उन्हें भुला दिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने PSA के तहत नज़रबंद वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी जारी रखने के लिए डोजियर में फिर से उनकी याद दिला दी। इस डोजियर में महबूबा का मुआजना कोटा की रानी से किया गया है। हालांकि ये मुआजना ज़्यादातर लोगों को रास नहीं आ रहा। आपको पहले बताते हैं कि महबूबा को दिए गए डोजियर में क्या कहा गया है, इसके बाद हम कोटा रानी के बारे में भी बताएंगे। महबूबा मुफ्ती को इंतजामिया की जानिब से दिए गए डोजियर में साजिश करने वाली करार दिया गया है। डोजियर में कहा गया है कि आम लोग महबूबा की शख्सियत और उसकी धोखा देने वाली आदत का जिक्र करते हुए उसे डैडीज गर्ल और कोटा रानी कहते हैं। डोजियर में महबूबा की जानिब से ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर की हिमायत, आर्टिकल 370 और 35A पर दिए गए मुल्क मुखालिफ बयानात व कम्युनल हेट स्पीचेस और इश्तियाल अंगेज बयानात का जिक्र भी किया गया है। कोटा रानी से महबूबा मुफ्ती के मुआवजे पर लोगों को एतराज है। कोटा रानी कश्मीर की आखिरी हिंदू रानी थी जिन्हें डिप्लोमेसी का माहिर माना जाता था। कोटा रानी अपने वालिद की चहेती थीं और उसने अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए वालिद के कातिल से शादी करने से भी गुरेज नहीं किया, जिसने तख्त हासिल करने के लिए बगावत कर दिया था। अपने पहले शौहर के मारे जाने के बाद उन्होंने एक और शख्स से शादी की। कहा जाता है कि ये शख्स भी तख्ता पलटने की कोशिश कर रहा था। हालांकि कुछ मौर्रिख की माने तो उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी की रात में ही पेट में खंजर घोंपकर खुदकशी कर ली। माना जाता है कि कोटा रानी चालाक, एम्बिशियस और सियासी तौर पर मैच्योर खातून थीं। वो जंग के मैदान से महल के साजिशों को रचने व उन्हें नाकाम बनाने के खेल में बखूबी माहिर थीं। वहीं कई दानिश्वर कोटा रानी के महबूबा मुफ्ती से मुआवजे से खफा हैं। उनका कहना है कि कोटा रानी ने जो भी कदम उठाए वो कश्मीर की हुकूमत को दुश्मनों के हाथ में जाने से रोकने के लिए उठाया। अगर हुकूमत करना ही उनका मकसद होता तो वो खुदकुशी के बजाय शाहमीर की रानी बन जाती, जबकि महबूबा की सियासत कुर्सी के लिए है। देखिए, कोटा रानी जो थी उसने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया और उनको आखिरी दम तक वहाँ खदेड़ने के लिए वो तत्पर रही। उन्होंने सेना का भी भार संभाला और पूरे कश्मीर को की सभ्यता को, जो कश्मीर की सांस्कृतिक सभ्यता है, उसको बचाने के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग किया। कोटा रानी को जब शाहमीर ने काफ़ी विवश भी किया और उस समय भी कोटा रानी ने अपना आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और अपनी अंतड़ियां तक उसको भेज दी। तो इससे ये कहने का मतलब है कि उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा, संस्कृति नहीं त्यागी। और कोटा रानी के बलिदान के बाद ही कश्मीर में विदेशी आक्रांताओं का इस्लामी राज आया, जब शाहमीर की डायनास्टी शुरू हुई, वंश शुरू हुआ। महबूबा मुफ्ती की जो तुलना कोटा रानी से की जा रही है, एक पैराडॉक्सिकल है, हास्यास्पद है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती हमेशा आतंकवादियों के साथ,
जिन्होंने कश्मीर का इस्लामीकरण किया उनके साथ, और कश्मीर को एक सेल्फ रूल के रास्ते पर ले जाना, भारत की संस्कृति से अलग करना और कश्मीर में एक तरह से इस्लामीकरण करना सारी संस्थाओं का उनका तात्पर्य है। जो कि वो कहती हैं कि कश्मीर की सभ्यता तो सेंट्रल एशिया से आई है, यहाँ सेंट्रल एशिया से योगदान आया है, वहाँ से रास्ते खोलने चाहिए। उन्हें तो हिमालयन फ्रंटियर का कोई ज्ञान ही नहीं है। कश्मीर की सभ्यता वैदिक सभ्यता है, संस्कृत सभ्यता है, जो जिसने तंत्र दर्शन दिया, शैव दर्शन दिया, और वो उसी पर लेपापोती करना चाहती है। कहाँ कोटा रानी, कहाँ गंगू तेली, कहाँ राजा भोज, ऐसी तुलना होगी। कोटा रानी ने कश्मीर की संस्कृति, धर्म और भारत, हम कहेंगे भारत की सभ्यता को बचाने का काम किया, अपना बलिदान दिया। उन्होंने जिस तरह से अपने उस मिनिस्टर रहते हुए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए जिस तरह से भारत के अगेंस्ट जो है एक आवाज़ निकाली, इसमें ये भी बहुत एंटी नेशनल चीज़ें थी। जो पाकिस्तान बोलना चाहता था, बुलवाना चाहता था, वो वैसी भाषा बोल रही थी। और कहीं ना कहीं ये एक महसूस हो रहा था पूरे हिंदुस्तान को कि कहीं ना कहीं जो एंटी नेशनल चीज़ें, जो एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठी हुई महिला जो है वो एंटी नेशनल चीज़ें बोल रही है, तो इसके ऊपर जो PSA लगा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ठीक भी लगा है। और उनके साथ अगर उनका तुलना कोटा रानी से भी किया जाता तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कोटा रानी ने भी अपने समय के ऊपर कहीं ना कहीं अपने प्रभुत्व को और अपने आप को बचाने के लिए जो है बहुत सारे समझौते किए थे। महबूबा मुफ्ती के बहाने से ही सही, कोटा रानी की ये कहानी तारीख के पन्नों से निकलकर एक बार फिर से हमारे सामने आई है। इस कहानी में अपनी तहजीब को बचाए रखने की जद्दोजहद तो है ही, उस वक्त में भी हिंदुस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की ऐसी मिसाल भी है जो दुनिया के दूसरे कोने में देखने को नहीं मिलती। कश्मीर डेस्क, जी सलाम। तो आपको बता दें, यूरोपियन डेलीगेशन इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और ये दूसरा मौका है जब बाहर से गैर मुल्की डेलीगेशन जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं डेलीगेशन के लोग इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। बहरहाल वो अभी इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और किश्तवाड़ के इंदरवाल से 3 बार कांग्रेस के MLA रह चुके गुलाम मोहम्मद सरूरी ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद पर दहशतगर्दों के मददगार होने के सभी इल्जाम की तरदीद की है। NIA के जरिए पूछताछ के लिए समूंद किए गए सरूरी मंगलवार को NIA के जम्मू ऑफिस में पेश हुए और जहां उनसे NIA की टीम ने 6.5 घंटे तक जबरदस्त तफ्तीश की थी। सरूरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को पाक साफ बताते हुए कहा कि वो दहशतगर्दों के मददगार नहीं है। न मेरा वो ये क्लियर करा कि न मेरा वो रिश्तेदार है, न हमारा, न वो सरूरी है। 2014 तक उसको पुकारा जाता था जहांगीर और मिल्टन है वो पिछले काफी सालों से, और आज 14 के बाद उसके नाम के साथ जुड़ाया गया सरूरी, जहांगीर सरूरी। और जहांगीर सरूरी जब है तो वो क्लियर कट आएगा, मैं भी सरूरी, पता नहीं इनके कितने ताल्लुकात होंगे। मैंने ये क्लियर कर दिया, वो जहांगीर सरूरी नहीं है, वो मोहम्मद अमीन भट्ट है और वो सरूर का रहने वाला, वो इलाका सरूर 10 पंचायतों पे मुश्तमिल है, वो मोहम्मद अमीन भट्ट है। कोड उसका जहांगीर है जो आज 14 तक हर पुलिस स्टेशन में है। ना हमने देखा है कभी, ना हमारे कोई ताल्लुकात है कभी, और लिहाजा ये मनगढ़ंत कहानियां जो चल रही थी उनको मैं कंडम करता हूँ। जम्मू में आज नेशनल पैंथर पार्टी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नेशनल पैंथर्स पार्टी ने डिलिमिटेशन को लेकर सरकार को घेरा और इस जानिब कदम उठाने की मांग की। लेकिन इस संदर्भ में कोई भी कार्रवाई उनकी तरफ से देखने को नहीं मिली। 2019 में जब स्टेट का दर्जा घटाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया तो एक बार फिर से उन्होंने बड़े जोर शोर से ये वादा किया था कि जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होगा, 90 सीटें की जाएंगी जम्मू कश्मीर में और जम्मू प्रांत की सीटों में इजाफा होगा। श्रीनगर में मिस इंडिया इंटरनेशनल मलसिया 2018 नुसरत प्रवीण ने अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उनके शौहर ताहिर अहमद ने भी JDU पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोनों ने जम्मू कश्मीर पुलवामा से पार्टी की कमान संभाली है। बहुत टाइम से मैं एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रही थी जो अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो और जहाँ पे मैं वर्क कर सकूँ वुमेंस के लिए। तो आज मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल गया है जिसमें मुझे साउथ कश्मीर का वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इंशाल्लाह मैं अपने महिलाओं के लिए अब काम करना चाहती हूँ, जो मैं पहले भी इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ। तो इंशाल्लाह आगे हमारा काम देखिए कि आज मैं आपके सामने हूँ तो उसी खिताब की वजह से ही हूँ। वो खिताब मुझे मिला तब मैं आज इस मुकाम पर पहुँच पाई हूँ।
तो ये मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है कि मुझे वो टाइटल मिला और आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ी हो पा रही हूँ। अभी तो आज मैंने स्टार्ट ही किया है, फर्स्ट डे है मेरा ज्वाइनिंग का, तो आगे मैं लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करें, पूरे साउथ कश्मीर से, महिलाओं से, वुमेन से। और मैं कभी हिम्मत नहीं हारती हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए मेरी लाइफ में, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ। मैं हर चीज़ का डट के मुकाबला करती हूँ और मैं आगे भी करूँगी हर चीज़ का मुकाबला। हमारा यही है कि हमारा बचपन से मतलब नुसरत का एक ख्वाब था कि मैं सबके लिए काम आऊँ, सबके लिए कुछ करूँ। तो ये अनुभव मुझे इन्हीं से मिला है, ये एक्सपीरियंस इनसे ही मिला है मुझे कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने मुझे एक सपोर्ट दिया और हम एक दूसरे का सपोर्ट बने और हमने डेडिकेटली और कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया कि हम पॉलिटिक्स में आके अपनी सोसाइटी, अपने यूथ्स के लिए, अपने वुमेन फोक के लिए, इवन फॉर द ऑल कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज़ हमारी यहाँ स्टेट में है, यूनियन टेरिटरी में है, सॉरी, तो उनके लिए हम विदाउट एनी कम्युनल मतलब डिफरेंसेस पे कोई भी काम ऐसा करेंगे कि ऐसा फील नहीं हो कि स्टेट में कोई कम्युनल राइट या कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन है। किश्तवाड़ में एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है और राहत और बचाव का काम जारी है। जम्मू के भीड़भाड़ वाले तालाब तिल्लो इलाके में बीती रात आग लगने के बाद एक 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और तीनों फायर ब्रिगेड के मुलाजिम बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आग रात 3:30 बजे के आसपास लगी, लेकिन इमारत में लकड़ी का गोदाम होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि फायर ब्रिगेड मुलाजिमीन ने वक्त रहते लोगों को बचा लिया, लेकिन खुद 6 मुलाजिम इमारत में दब गए। एक छोटा सा वक्फा, लौटिंग। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस जी सलाम पर। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। श्रीनगर के डेंटल कॉलेज में इंडियन सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन का 4th वर्ल्ड डे मनाया गया, जिसमें कि इंडियन सिस्टम ऑफ यूनानी मेडिसिन आयुष के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह भी मौजूद थे। हाल ही में यूनानी डॉक्टरों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर यूनानी तरीकाकार के बारे में जानकारी दी गई और सभी तक यूनानी डॉक्टरों के जरिए जो अभी तक काम है उन पर भी रोशनी डाली गई। इस दौरान डायरेक्टर ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूनानी डॉक्टर मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने वादी के सभी जिलों में यूनानी अस्पताल खोले हैं, जहां पर हर तरह की सहूलतें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब लोगों के तरीका इलाकार को इलाज का जो है वो भी बदला जा रहा है। ऐसा है कि जैसे कोई बीमार होता है उसको हर आदमी सोचता है मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिले। इंस्टेंट रिलीफ के लिए तो सर्टनली लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं, बट देयर आर सर्टन क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे लिवर डिजीजेस हैं, जैसे गाउट है, रेमेटाइड आर्थराइटिस है, बैक एक है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, स्किन डिजीजेस हैं। उसमें ये यूनानी सिस्टम और खासकर रेजिमिनल थेरेपी है, उसमें ये यूनानी सिस्टम जो है बहुत आगे है। और आज हम डिजीज़ मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट की बात नहीं करते, हम आज वेलनेस की बात करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही फोकस है कि ये सिस्टम, तो मैंने जो डिजीज़ आपको बोली, इसके अलावा भी काफ़ी डिजीज़ हैं जिसमें ये बहुत कामयाब है। सिर्फ हमारे सिस्टम में थोड़ी अवेयरनेस कम है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, जैसे कुछ हमें इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन करनी है ICDS डिपार्टमेंट से, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सो दैट कि हमारी ये इंफॉर्मेशन, हमारी इस पैथी की स्ट्रेंथ्स लोगों तक पहुंच सकें, सो दैट लोग इस पैथी का बेनिफिट उठा सकें। उसमें एक गैप था कि हमारे पास प्राइमरी लेवल पे तो डिस्पेंसरीज हैं, टर्शरी लेवल पे भी हॉस्पिटल्स हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुंछ के LOC के पास रहने वाले नौजवानों को आर्मी की जानिब से फौज में दाखिल होने की ट्रेनिंग दी जा रही है और इस ट्रेनिंग में कसीर तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं और फौज की इस पहल से वो काफी खुश हैं। पुंछ के सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों का ज्यादातर वक्त खुद को पाकिस्तान की गोलीबारी से बचाने में ही गुजरता है। जब गोलीबारी होती है वो या तो अपने घर में छुपे होते हैं या बंकर्स में, और जब गोलीबारी रुकी होती है तो वो खुद को बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
इन सब से वक्त मिला तो वो पढ़ाई लिखाई और दूसरे रोजमर्रा के काम करते हैं। ऐसे में वहाँ के नौजवानों के लिए तालीम हासिल करना और इसके बाद नौकरी पाना एक बड़ा चैलेंज होता है। नौकरी अगर फौज की हो तो चैलेंज थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। काफी नौजवान जानकारियों की अभाव में सलाहियत रखते हुए भी नौजवान फौज में दाखिल नहीं हो पाते। मकामी नौजवानों की जरूरतों के मद्देनजर फौज ने रिक्रूटमेंट रैली में हिस्सा लेने से पहले उन्हें ट्रेनिंग देने की सोची। मेंढर तहसील में सरहद से सटे इलाकों में रहने वाले नौजवानों को फौज में दाखिले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। तकरीबन 150 से ज्यादा नौजवानों को आरआर की रोमियो फोर्स की जानिब से खुसूसी ट्रेनिंग दी जा रही है। गाँव छजला का रहने वाला हूँ। हमारा गाँव बहुत ही नज़दीक है LOC के। हमारे यहाँ हर रोज़ गोलाबारी होती है, तो मैं यहाँ हर रोज़ सुबह शाम मेंढर में रोमियो फोर्स के अंडर ट्रेनिंग करता था सुबह शाम। तो अब मैं BSF में सेलेक्ट हुआ हूँ। तो हमारा 12 अप्रैल को रिटर्न भी है, तो हम यहाँ कोचिंग कर रहे हैं रिटर्न की भी। अब तो मेरे भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि वो हर रोज़ आएँ यहाँ और ट्रेनिंग लें और कोचिंग भी दी जाएगी बहुत अच्छी से तरीक़ा से। और गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें बहुत ज़्यादा यहाँ से वैकेंसी हमें बहुत कम मिलती है। हमारे लड़कों की बहुत ज़्यादा चाहत है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, कोई भी बेल्ट फोर्स ज्वाइन करें, तो इन्हें बहुत वैकेंसी दी जाए ताकि ये भी इनका सपना भी पूरा हो जाए। तो मैं इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें इतनी मेहनत करके ट्रेनिंग दे रही है सुबह। नौजवानों का कहना है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में शुमार हिंदुस्तानी फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं और मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखाना चाहते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सी भर्तियाँ देखी हैं, तो अभी मैं एक भर्ती में इधर सेलेक्ट हुआ हूँ, तो इसमें इंशाल्लाह नंबर भी आ जाएगा, उम्मीद रखते हैं। तो उसके बाद हम रोमियो फोर्स को थैंक करना चाहते हैं। इन्होंने हमें पिछले 1 साल हो गया हमें कंटिन्यू इधर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये पढ़ाते भी हैं हमें और रनिंग भी करवाते हैं। तो हम इनका बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। और जैसा कि आप पता है कि जो तहसील मेंढर है पूरी, इसमें जो भी एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट फौज में पूरा LOC के पास आता है। लोग काफ़ी परेशान होते हैं जब से गोलाबारी बहुत होती है, और उसी गोलाबारी को देख के लोगों जो इधर के सिविल बंदे होते हैं उनको आ जाता है जज्बात कि हम भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करें, हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। यही बात है, बस मैं थैंक्स अदा करना चाहता हूँ इंडियन आर्मी का। ट्रेनिंग लेने वाले नौजवानों में वो भी शामिल हैं जिन्होंने फौज में दाखिल होने के लिए कई बार कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। उनका कहना है कि फौज की जानिब से दी जा रही इस ट्रेनिंग से अब उनका काम आसान हो गया और अब वो कामयाब होंगे। सेवा का मौका मिले तो हमारे यहाँ पे बॉर्डर एरिया में गोलाबारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी यहाँ पे लड़के ये जो रोमियो फोर्स में जो प्रैक्टिस के लिए जो भी आते हैं, ये अच्छी तरीके से मेहनत करें। और हम हर रोज़ यहाँ पे सुबह आते हैं, तकरीबन 1 साल हो गया है हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। फौज की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल से नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें से तकरीबन 60 से ज़्यादा नौजवान फौज की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री TA और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सिलेक्ट भी हुए हैं। पुंछ से रमेश बाली की रिपोर्ट, जी सलाम। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने श्रीनगर में सिनेमा और ओपन एयर थिएटर को बहाल करने का फैसला किया है और वादी के अफसरान और दीगर अजला के सभी डिप्टी कमिश्नरों को वादी में ओपन एयर थिएटर शुरू कराने के लिए जमीन हासिल करने के लिए सर्कुलर जारी किया है, जिससे वादी में खुशी का माहौल है। जम्मू कश्मीर में सिनेमा को बहाल करने के बारे में मकामी फिल्म बनाने वालों का मानना है कि ज़वालशुदा कश्मीरी फिल्म सनत के लिए एक वरदान है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने श्रीनगर में सिनेमा और ओपन एयर थिएटर को बहाल करने का फैसला किया है और वादी के अफसरान और दीगर अजला के सभी डिप्टी कमिश्नरों को वादी में ओपन एयर थिएटर शुरू करने के लिए जमीन की पहचान कराने के लिए सर्कुलर जारी किया है। 90 की दहाई में कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत के साथ कम से कम 11 सिनेमा हॉल बंद थे। वादी में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में 19 सिनेमा हॉल थे, लेकिन अब ये सिनेमा हॉल खंडहर में बदल गए हैं। ये दूसरी चीजों के जेर इस्तेमाल हैं। गुज़िश्ता 1 दहाई में हालांकि कश्मीर में बहुत सी फिल्में फिल्माई गई हैं, लेकिन इन फिल्मों को कश्मीर में कभी नहीं दिखाया गया। थिएटर को फिर से खोलने का ये एक बहुत ही अहम कदम है।
वजीर आला के तौर पर अपने मुद्दत-ए-कार के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने 1999 में श्रीनगर में 3 सिनेमा हॉलों को फिर से खोला, लेकिन दहशतगर्दों ने ग्रेनेड धमाका किया और एक शख्स की मौत हो गई और फिल्म देखने वाले कई लोग जख्मी हो गए, जिसके सबब ये फिर से बंद हो गया। कश्मीर घाटी में 90 की दहाई में जब यहाँ सिनेमा हॉल्स बंद हुए थे तो यहाँ के सिनेमा हॉल श्रीनगर में जो थे उनमें जो चहल पहल थी वो एकदम थम सी गई और इसके बाद पूरा सन्नाटा इन सिनेमा हॉल्स में देखने को मिला। आज 30 साल गुजरने के बाद भी यहाँ के सिनेमा हॉल्स की तस्वीरें जो दृश्य हैं वो अभी भी इस बात को दर्शाता है कि ये श्रीनगर का रिगल सिनेमा है जो लाल चौक के बिल्कुल बीचों बीच है। और आप देख सकते हैं ऊपर उर्दू में लिखा हुआ है जुम्मा 24 सितंबर रोज़ाना 10 बजे, यानी तब ये फिल्म एक थी प्यार कोई खेल नहीं, जिसमें जो सनी देओल हैं वो अपनी इस फिल्म के जो हीरो हैं वो रहे हैं, तब ये फिल्म यहाँ पे दिखाई गई है और आज तक ये दृश्य यहाँ पे मौजूद है। और ये उर्दू में ये लिखा हुआ है कि जो फिल्म है वो तब दिखाई गई है, यानी इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ सिनेमा हॉल्स में लोगों की जो चहल पहल थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी और लोगों का तांता 24 घंटे सिनेमा हॉल्स की ओर रहता था और उनका मनोरंजन भी होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इनमें क्या वो रौनक फिर लौट आएगी, क्या वो जो सन्नाटा है वो थम जाएगा और फिर लोगों के लिए एक मनोरंजन का साधन फिर शुरू हो जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। वादी में साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में इस प्रोजेक्ट के लिए अपना नोट दिया, जहां 1989 में करीब 1 दर्जन सिनेमा हॉल दहशतगर्दी के शिकार थे। ज्यादातर सिनेमा हॉल दहशतगर्दों के जरिए जला दिए गए या बंद कर दिए गए क्योंकि वो इस तरह की तफरीह के खिलाफ थे। श्रीनगर से जी सलाम के लिए फारूक वानी की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सिनेमा को बहाल करवाने के बारे में मकामी फिल्म बनाने वालों का मानना है कि ज़वालशुदा कश्मीरी फिल्म सनत के लिए ये एक वरदान है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने श्रीनगर में सिनेमा और ओपन थिएटर को बहाल करने का फैसला किया और वादी के अफसरान और दीगर अजला के सभी डिप्टी कमिश्नरों को वादी में ओपन एयर थिएटर शुरू करने के लिए भूमि की पहचान करने के लिए एक परिपत्र जारी किया है। 90 के दशक में कश्मीर में उग्रवाद की शुरुआत, जिसको मिलिटेंसी कहा जाता है, उस दौरान कम से कम 11 सिनेमा हॉल बंद हो गए थे और घाटी में श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा में 19 सिनेमा हॉल थे, लेकिन अब ये खंडहर में तब्दील हो गए हैं या फिर दूसरे मामलों में दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की फिल्म सनत दोबारा शुरू होने वाली है। हुकूमत ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है कि इसके लिए जरूरी इक़दाम किए जाएं और ये खबर यहाँ के फिल्म साजों के लिए बेहद अच्छी है। फारूक रिमजू शाह के साहबजादे दानिश रेंजू कश्मीर में अपनी बैनुल अक़वामी कश्मीरी फिल्म हाफ विडो रिलीज करना चाहते हैं। रेंजू ने बताया कि हमारी हालिया फिल्म हाफ विडो में मकामी कलाकारों का रोल है और हाल ही में ये फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज हुई, लेकिन यहाँ अभी तक कश्मीर के नाजरीन तक इसे नहीं देख पाए हैं। मद्दाहों की एक लंबी फहरिस्त फिल्म देखना चाहती है और सिनेमा का इफ्तिताह कश्मीर में कलाकारों के लिए एक मील का पत्थर है और ये लोगों को वादी में मकामी फिल्में बनाने के लिए राग़िब करेगा। को ये बताऊं, जो आज के दुनिया में आज के इवन जब हम सारी दुनिया ग्लोबल पर नज़र डालते हैं तो जो फिल्म मीडिया है इस वक्त सबसे अहम है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट एंड आर्ट। और इस एक्सप्रेशन ऑफ थॉट में फिल्म हाफ विडो बनी, आपने देखा कितना पुणे में टिकट नहीं मिल रहे हैं, जैम पैक्ड है, बॉम्बे में, दिल्ली में, हर जगह फिल्म हाफ विडो ओके। लेकिन यहाँ पे देखे फिरदौस बंद है, ब्रॉडवे सिनेमा बंद है, शिराज बंद है, आपका शाह सिनेमा बंद है, आपका समद टाकीज़ बंद है, आपका नाज बंद है, आपका जो भी यहाँ पैलेडियम आप देखिए लाल चौक की जो सबसे ज़्यादा खस्ता बिल्डिंग है वो आपकी पैलेडियम सिनेमा है, रिगल बंद है। तो कितनों का नाम ले, नौ सिनेमा है, नौ के नौ क्यों बंद है? शाह सिनेमा श्रीनगर के कमरावरी इलाके में वाक़ है और ये 90 की दहाई में बंद हो गया और अब ये एक खस्ता हालत में है। श्रीनगर में इसे 9 थिएटर, रीगल, नीलम और ब्रॉडवे में 3 थिएटरों ने मिलिटेंसी के खतरे को टाल दिया था, लेकिन उससे भी काम नहीं बन सका। कश्मीर घाटी में 90 की दहाई से जो यहाँ के सिनेमा हॉल्स थे
वो बंद हुए। जब मिलिटेंसी का पीरियड यहाँ पे चल रहा था, मिलिटेंसी जो थी अरूज पे थी, तो उस दौरान यहाँ जो जितने भी 9 सिनेमा हॉल्स थे श्रीनगर में वो बंद अब तक पड़े हुए हैं। तब से लेके आज तक इन सिनेमा हॉल्स को खोलने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई सरकार की तरफ से, लेकिन अभी तक ये सिनेमा हॉल्स जूं के तूं पड़े हुए हैं। जबकि इन सिनेमा हॉल्स के चलते यहाँ के जो नौजवान हैं और ख़ास तौर पर जो लोग इससे जुड़े थे उनका इससे रोज़गार भी चलता था और लोगों के ज़रिए यहाँ पे जितने भी आमदनी आती थी इन सिनेमा हॉल्स के ज़रिए उनसे यहाँ के आम नागरिक को ही फ़ायदा पहुँचता था। जम्मू और कश्मीर में मौसीकी, रंगमंच, लिटरेचर और सकाफत को फरोग देना और बहाल करना एक अहम मसला है। इस मोड़ पर जब हिंदुस्तान में रीजनल सिनेमा इतना अच्छा कर रहा है तो ये ज़रूरी है कि कश्मीर भी आगे बढ़े और ऐसे मौजू उठाए जाएं जो मकामी हों और हम बाकी दुनिया की फिल्मों को भी कश्मीर में ला सकें। यही कहना है एक मकामी अदाकार अख्तर अहमद का कि सिनेमा हॉलों को फिर से खोलना नए उभरते अदाकारों के लिए भी अच्छी बात है। सरकार सीरियस है इस बात पे कि यहाँ के सिनेमा घर रिवाइव किए जाएंगे, रिवाइव करके ओपन किए जाएंगे। तो मेरी नज़र में ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से यहाँ लोगों के पास बहुत ही कम वसाइल है एंटरटेनमेंट के। ये एक एंटरटेनमेंट का वसीला भी है, इंफॉर्मेशन का भी वसीला है और बाकी दुनिया से आदमी जुड़ सकता है। कश्मीरी कौम जो है हमारी बाकी दुनिया से भी जुड़ सकती है कि कैसी कैसी फिल्में और फिल्मों के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन और सबसे बड़ी बात है, अगर रिवाइव होता है तो कश्मीरी म्यूज़िक, कश्मीरी फ़िल्म इंडस्ट्री को भी रिवाइव करना चाहिए। यहाँ कश्मीरी ज़ुबान में भी ज़्यादातर फिल्में बननी चाहिए। उससे ये होगा कि जो उनसे जुड़े लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा और उनके फ़न को भी दुनिया सराहेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर रिवाइव हमारा अपना सिनेमा होता है, कश्मीरी सिनेमा, तो हमारी ज़ुबान को एक अरूज मिलेगा, एक डॉक्यूमेंटेशन बनेगा, एक प्रिजर्वेशन का ज़रिया बनेगा। और बाकी हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जवान, अगर उनको ये एंटरटेनमेंट का ज़रिया मुयस्सर फिर से किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। कश्मीर के बड़े गुलकारों की भी यही राय है कि अगर सरकार कश्मीर में सिनेमा और नए थिएटर खोलती है तो ये एक बेहतरीन कदम है। इसमें यहाँ मकामी फिल्मसाजों को फरोग मिलेगा और मकामी सतह पर कलाकारों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की पीढ़ी सिनेमा को कश्मीरियों। और एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं। 27% के रिजर्वेशन की मांग को लेकर कांग्रेस के ओबीसी डिपार्टमेंट ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि रिजर्वेशन उनका हक है, लेकिन मरकजी सरकार उन्हें यह हक नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की जो रिजर्वेशन की तय पॉलिसी है वो काबिले मजम्मत है। सुरेश डोगरा, चेयरमैन ओबीसी डिपार्टमेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज का हमारा जो रोष प्रकट है गवर्नमेंट के खिलाफ, वो दो कारणों से है। एक, जो यूटी गवर्नमेंट में रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल ओबीसी के खिलाफ है। ओबीसी जो लोग हैं वो जब यूटी लागू होती है तो नेशनल लॉज को एक्सपेक्टेड करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो नेशनल जो राइट्स हैं, जो हमारी मंडल कमीशन की शर्तें हैं, वो यहाँ पे लागू हो। मंडल कमीशन की शर्तों के मुताबिक यहाँ पे 27% रिजर्वेशन लागू हो। और दूसरी बात, मोदी गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म की जाए, और सुप्रीम कोर्ट, जिसका हम लोग पूरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम लोग आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज़ ए सुप्रीम, वो हम लोग मानते हैं। पर मोदी गवर्नमेंट जिसने अपनी गलत नीतियों से कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये कहलवाया कोर्ट को कि रिजर्वेशन जो स्टेट है वो बाउंड नहीं है, कोई भी स्टेट रिजर्वेशन देने के लिए बाउंड नहीं है। अनंतनाग के नौगामनाद और सासकुदान इलाके में मकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ मुजाहरा किया। लोगों की माने तो बिजली कटौती के बाद भी बिजली के बिल कई गुना ज्यादा इजाफे के साथ आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहले एक तरफ जहां 100 रुपए के आसपास बिल आता था, वहीं अब 500 रुपए बिल आ रहा है। एक साल 1.5 साल चलता रहा ऐसे ही। 108 के हिसाब से बिल आती थी। 1 महीने के बाद सब फाइनल करते थे। किसी के पास 2 महीने रुक जाते थे, 2 के बाद बढ़ता था वो बिल।
उसके बाद चलता, जब हड़ताल हुआ तो हड़ताल तकरीबन 5 महीने हड़ताल रहा। 5 महीनों की बिल आती है, अगर 300 भी 400 भी आते तो 5 महीनों का कितना हुआ, 400 करके हुए 2000। तो वहाँ किसी के 4000, किसी के 5000, किसी के 7000 आए। तो फिर हम जब इधर अफसरों के पास आए तो इन्होंने कहा चलो ये जो पुरानी बिल है ये चुकता करो, ये पहले हिसाब क्लियर करो, अगले जो दिसंबर और जनवरी उसकी बिल 108 के हिसाब से आएगी। तो फिर जब दिसंबर में आए इधर, तो दिसंबर में उनकी बिल आई है फिर से 374 या 385। तो उसके बाद जब हम इधर अफसर के पास आए तो ये हमें इधर से बदतमीजी करता है, निकलो बाहर जाओ, जो करना है वो करो। इसलिए हम ये कदम उठाने, वहाँ के पसमंदे लोग हैं जो हिंगीपुरे में रहते हैं, पठालन में हैं। हमारे पास सर एक बल्ब है, 25 kV ट्रांसफार्म है, और इन आप लोगों को भी पता है, पूरा गवर्नमेंट को भी पता है, हम लोगों को कोठा होता है। 6 महीने हम धोख में जाता है, 6 महीने हम वो बल्ब जलाता है। पिछले 4 महीने में पावर जलाया नहीं, वो देखा ही नहीं हमने कैसा था। लेकिन हमारे को इस हड़ताल में 4000 से लेकर 5-6 हजार बिजली बिल आया। मैं अब साहब के पास आया, पूरी वफद लेके एप्लीकेशन लेकर, साहब ने मुझे यकीन दानी दाई जो पहला अगला महीना का फरवरी का महीना लगेगा, पहले हफ्ते में आपको 113 रुपया बिजली बिल पहुंचेगा पूरा गांव में। 18 बिल है मेरे, सासखुड़ा रोड से पीछे 3 किलोमीटर है। कोई बॉयलर नहीं है, कोई खदाना खास्ता, कोई हीटर नहीं लगाते नहीं है, खाली सिंपल एक बल्ब हम कोठे में जलाते हैं। मैंने बहुत बारी गुजारिश किया साहब को, लेकिन आज सुबह जो ये आवाम आई, मैंने साहब को फोन किया, ये लोग बोलते हैं हम हड़ताल करेंगे, रोड बंद करेंगे। साहब ने बोला हम पुलिस को भेजेंगे, आपको हथकड़ी लगाएंगे, रोड बंद नहीं करना। जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने वीसी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इस दौरान स्टूडेंट्स ने हॉस्टल और यूनिवर्सिटी अहाते में वाईफाई इंटरनेट खदमात शुरू किए जाने की मांग की। सर, हमारी एजिटेशन को आज चलते दूसरा दिन है। कल जम्मू यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स ने अपनी क्लासेस को बाइकआउट किया था अपनी 4 मूल डिमांड्स के लिए। हमारी पहली डिमांड यह है कि गर्ल्स हॉस्टल जो है पिछले 2 साल से बनकर तैयार है, पर जम्मू यूनिवर्सिटी का और कॉन्ट्रैक्टर का आपसी मतभेद के कारण हॉस्टल को ओपन नहीं किया जा रहा। हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में 70% आबादी लड़कियों की है, जो किश्तवाड़, पुंछ, रजौरी, मेंढर, कठुआ, लखनपुर इन एरिया से आती हैं, जो मिडिल क्लास तबके से और यहाँ पर पीजी में रह रही हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी का एक नया हॉस्टल तैयार होने के बावजूद जम्मू यूनिवर्सिटी अपने मतभेद के कारण उस हॉस्टल को जो है बच्चों को नहीं सौंप रही है। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी को A+ का ग्रेड मिला था, उसके बाद रूसा की 100 करोड़ की इनको ग्रांट दी गई थी। वो ग्रांट जो है स्टूडेंट्स पर खर्च नहीं की गई, पर फैकल्टी मेंबर्स पे पूर्ण रूप से खर्च की गई। और जब इनसे पूछने जाओ कि छात्रों पर वो अपने स्कॉलरशिप कहाँ खर्ची तो टाल मटोल करते हैं। वो सारा पैसा, लगभग 90 करोड़ के आसपास का पैसा 31 मार्च को लैप्स कर जाएगा। हमारी निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का 100 करोड़ रुपया अच्छे से यहाँ पर खर्च भी नहीं कर पाई। सब बच्चे दूर डिस्ट्रिक्ट से सारी हमें प्रॉब्लम होती है क्लासेस अटेंड करने में। तो फिर हम इतना बारिश का मौसम होता है, इतनी मौसम ख़राब होता है, हम आ नहीं पाते टाइम पे, हमारी स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, वाईफाई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें स्टडी करनी होती है। हमारी सारी स्टडी इंटरनेट पे डिपेंड करती है। हमारे स्कॉलर्स हैं, उनकी सारी स्टडी इंटरनेट पे डिपेंड करती है। उसकी वजह से हमें वाईफाई जब नहीं मिलता, हमारी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम चाहते हैं हमें वाईफाई और हॉस्टल फैसिलिटी अच्छे से मिले। पुलिस हमेशा अपने कानूनों इंतजाम बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ समाजी जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए पुंछ जिला पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुंछ जिले के सरहदी इलाकों के 75 तलबा और तालिबात के एक वफ्द को 7 रोजा भारत दर्शन दौरे पर भेजा गया है, जहां ये बच्चे मुल्क की राजधानी दिल्ली के अलावा जनूबी हिंदुस्तान के चेन्नई तक जाएंगे। इस भारत दर्शन दौरे को लेकर पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक विदाई तकरीब का भी इनेकाद किया गया। इसमें जाने वाले बच्चे, उनके सरपरस्त, पुलिस और इंतजामी अफसरान ने हिस्सा लिया। इस मौके पर पुंछ के डीडीसी राहुल यादव और एसएसपी पुंछ रमेश अंग्राल बतौर मेहमाने खुसूसी मौजूद रहे और भारत दर्शन पर जाने वाले बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें इस दौरे से फायदा उठाने की यकीन दहानी करते हुए भारत दर्शन दौरे की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जहां भारत दर्शन दौरे पर जाने वाले बच्चों ने खुशी का इजहार किया और शुक्रिया भी अदा किया पुलिस का। आप सब में जो है डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डोयफोर्ड और एसएसपी मुमताज अहमद ने 52 तलबा के ग्रुप को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना किया, जिसमें 43 लड़कियां और 9 लड़के शामिल हैं। सभी तलबा डोडा के दूर दराज के इलाकों से हैं।
बांदीपुरा के सुंबल सोनवारी इलाके में किसानों को बेदार करने के लिए एक कैंप लगाया गया। इसमें तहसीलदार के साथ साथ एग्रीकल्चर ऑफिसर और महकमा हॉर्टिकल्चर के ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड और किसान लोन जैसी स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई। आपसे संपर्क बोल रहा हूँ। हमारा जो यहाँ पे प्रोग्राम था तहसीलदार साहब की वो सदारत में, तो यहाँ पे KCC के बारे में हुआ और यहीं पे लोगों की जो आम शिकायत थी कि मतलब कभी 35,000 रुपये पे उससे भी कम जो भी अमाउंट वो निकालना होता है KCC उस पर भी वो गारंटर मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लियर एक बात हुई कि बैंक वालों ने कोई भी गारंटी अप टू 1 लाख नहीं देनी है किसी भी बंदे को, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट उसमें पहले तो डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी मतलब वो 2-4 डॉक्यूमेंट्स अभी वो बैंक वाले मांग रहे थे, लेकिन अभी बस नक्शे वो गिरदावरी वही देना है, वो और कुछ नहीं देना।